अच्छा, वहां जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की, पहला अधिवेशन हो रहा था। बजाज जी किसके खास आदमी है? गांधी जी के। गांधी जी का पांचवा बेटा। बजाज जी को कहते क्या है? गांधी जी का पांचवा बेटा, क्योंकि गांधी जी के खुद वाले चारों तो बेलखने थे। उन्होंने तो गांधी जी को रुपए कमा के कभी दिए नहीं। तो गांधी जी को रुपए कोई आदमी दे रहा था, तो वो बंदा कौन था? जमनालाल बजाज। मैंने एक दिन पहले बताया था। बजाज ने खाली चेक बुक दे रखी थी, खाली चेक बुक। बापू को जितने रुपए चाहिए, जहां के लिए रुपए चाहिए, लीजिए। रुपए की कोई भी कमी नहीं है। और बजाज जी केवल मतलब खुद रुपए नहीं दिए, भारत के सारे बाणियों के पास गए, जिनमें मारवाड़ियों के पास ज्यादा मारवाड़ी थे, बनिए ज्यादातर मारवाड़ियों के पास गए, सबको कहा कि डोकरे को चंदा दो रहे। इस देश में पहली बार कोई बाणिया नेतागिरी कर रहा है। गांधी जी खुद बाणिये थे। हमेशा इस भारत की नेतागिरी या तो किए राजाओं ने या किए ब्राह्मणों ने। पहली बार कोई राजनीति किसके हाथ में आई है? बाणिये के हाथ में। इसलिए पैसे दिए जाए, खूब सारे पैसे दिए जाने चाहिए। तो गांधी जी खूब पैसे मिलते। तो गांधी जी के आंदोलनों के पीछे सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का था तो व्यापारियों का। किसका था? और व्यापारियों में सबसे बड़े व्यापारी कोई थे तो वो कौन थे? जमनालाल बजाज जी का खूब बड़ा हाथ था। बजाज जी पैसे दिया करते। तो यूं आंदोलन में पैसे लगते हैं भाई, बिना पैसे के कोई भी आंदोलन। मैं उस दिन बता रहा था कि खाली खाली टेंट लगाना और माइक सिस्टम लाना, इनके लाखों में लगते हैं। कि मोदी जी की जब रैली होती है तो खाली माइक लगाना, टेंट लगाना, कितना खर्चा है? 50 लाख। 50-50 लाखों में खर्चे आते हैं टेंट के और माइक के। अब तो रुपए क्या है, अब पार्टी बड़ी है, बड़ी पार्टी तो कोई सेठ ले जाके पैसे दे देता है। सेठ को लगता है सरकार आएगी तो अपनी सहायता करेगा। उस टाइम ये तो था नहीं, तो फिर गांधी जी को पैसे दिया करते, गांधी जी को दे देते। गांधी जी कहते स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो। स्वदेशी वस्तुएं कौन बनाता है? बजाज। तो बजाज को फायदा होता है, इधर से कर लेते। गांधी जी खर्चा खूब था। भारत में सबसे अधिक खर्चा करने वाले कोई नेता थे तो कौन थे? कौन थे? बापू। यूं लगता है ऊपर ऊपर से कि गांधी जी ने कहा कि मैं हमेशा रेलवे के थर्ड क्लास में यात्रा करूंगा। बताई थी मैंने दिन वो बात कि कौन से क्लास में यात्रा करूंगा? थर्ड क्लास, तीसरे डब्बे में। तो अब यूं लगता है अरे यार क्या डाउन टू अर्थ बंदा है, हमेशा कौन सी क्लास में यात्रा करते। लेकिन जिस डिब्बे में बापू यात्रा करेंगे वो पूरा डिब्बा खरीदना पड़ेगा। वो पूरा डिब्बा खरीदा जाता, तो बजाज पूरा डिब्बा खरीदता कि भाई डिब्बे में फिर गांधी जी बैठेंगे, गांधी जी के पीए बैठेंगे, बाकी गांधी जी के लोग ही उसके अंदर बैठेंगे, दूसरा कोई थोड़ी बैठेगा। फिर सिक्योरिटी रीजन है। बापू यदि सामान्य जनता वाले के अंदर चला गया और किसी ने ठोक पीट दिया तो सिक्योरिटी रीजन नाम की जो चीज होती है तो उसके अंदर। वो तो एक किस्सा है ना कि सुभाष चंद्र बोस थे अहमदाबाद के अंदर, कांग्रेस की एक मीटिंग, सुभाष चंद्र बोस उसमें आए हुए, गांधी जी के आश्रम में मीटिंग। गांधी जी का आश्रम था अहमदाबाद, साबरमती, साबरमती आश्रम में मीटिंग। सुभाष चंद्र बोस आए। सुभाष चंद्र बोस बंगाली थे, चाय पीने के बहुत बड़े शौकीन थे, और बापू चाय बैन कर रखी थी। आश्रम में कोई भी आदमी चाय नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस को यार एक दो दिन तो उन्होंने पार पड़ी, फिर उनको लगा यार पार पड़ेगी नहीं, कहाँ क्या जुगाड़ किया जाए। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की जो पत्नी थे कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी जी जाकर कि आंटी जी ऐसे पार पड़ेगी नहीं, अंकल तो पीता नहीं यार, हमें पीने नहीं देता। आंटी जी खुद परेशान थे अंकल से। आंटी ने कहा मैं तो बेटा खुद ही पीती हूँ चाय, पर छुप छुप के पीती हूँ, तेरे अंकल पीने देते नहीं। अब 3 बजे मैं बनाऊंगी, चुपचाप रसोई में आ जाना, अपने माँ बेटे बैठ के यहीं पी लेंगे चुपचाप। 3 बजे सुभाष कस्तूरबा गांधी रसोई में बैठे बैठे चाय पी रहे थे। गांधी जी को अंदर काम के लिए आए, किसी कोई चीज ढूंढनी थी, वो चीज नहीं मिली, तो अपनी वाइफ को आवाज लगाते लगाते रसोई में ही आ गए। रसोई में आए तो उन्होंने जल्दी से वो चाय छुपाई, अपनी चाय छुपाई। तो गांधी जी को अपनी वाइफ का तो पता था कि ये पीती है, तो उन्होंने वापस कस्तूरबा गांधी को सुभाष के सिर पे हाथ फेरा, सुभाष के सिर पे हाथ फेरे कस्तूरबा गांधी का, ये बहुत अच्छा लड़का है, और चुपचाप यहीं बिठा के पिला दिया कर, है ना? कि भाई बाहर सबको ये बात पता ना, चुपचाप यहाँ बिठा के पिला दो, वरना बाहर पता चलेगी तो भाई बाकी लोग कहेंगे। सुभाष बड़े राजी हुए, और सुभाष को लगा कि यार गांधी जी और गांधी जी की वाइफ कितने अच्छे हैं कि मेरे लिए अपने नियम तोड़ दिए। बापू खुद के लिए अपने नियम नहीं तोड़ते, लेकिन मेरे लिए नियम तोड़े इन्होंने। थोड़े साल बाद में ये मीटिंग हुई कलकत्ता। कांग्रेस की मीटिंग अलग अलग जगह होती, इस बार मीटिंग कलकत्ता। सुभाष ने अपने बड़े भैया थे शरत चंद्र, क्या नाम था उनकी वाइफ थी विभावरी, क्या नाम था? तो शरत भैया और विभावरी भाभी दोनों को कहा कि भैया भाभी, मैं जब अहमदाबाद गया था, गांधी जी ने और गांधी जी की वाइफ ने इतना ध्यान रखा था मेरा, हद नहीं जिसकी, मेरे लिए अपने नियम तोड़ दिए थे, इसलिए प्लीज बापू की सेवा में कोई भी कमी। शरद चंद्र बोस और विभावरी भाभी ने कहा कि वैसे ही बापू देश के सबसे बड़े नेता, हम कमी क्यों आने देंगे सुभाष, और तू इतना ज्यादा कह रहा तो हम पूरा ध्यान रख लेंगे। तो गांधी जी जहां भी जाते उससे 3 दिन पहले गांधी जी के पीए चले जाते और वहां जाके पूरी व्यवस्था चेक करते, भाई बापू के लिए पूरी व्यवस्था है कि नहीं। गांधी जी के पीए मणिलाल कोठारी, महादेव देसाई, ऐसे 3-4 थैली पकड़ते
एक पीए से पार नहीं, 3-4 पीए हुआ करते थे। ये पहले 3 दिन पहले वहां गए, वहां जाके शरद चंद्र बोस को कहा कि हाँ भाई बापू की व्यवस्था दिखो क्या है। उन्होंने कहा अरे पूरी है व्यवस्था, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सुभाष ने सब बता दिया हमें। यहाँ दिखाओ। वो गांधी जी के लिए रूम कौन सा है कि साहब ये इस रूम में गांधी जी रहेंगे, ये गांधी जी की लालटेन है, ये गांधी जी का वो डंडा है, चिटिया चिटिया बोलते हैं, वो डंड लाठी है वो है, ये टॉर्च है गांधी जी की, ये गांधी जी के लिए पेन है, ये गांधी जी के लिए पेंसिल है, ये रबड़ कटर जो भी रखने थे वो सारे हैं, ये उनकी किताबें हैं, ये उनके रजिस्टर है, ये उनके पेज है, ये उनका जो भी सामान वहां रखना था वो सारा रख दिया। उनका अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है, ये सब तो व्यवस्था ठीक है। वो दूध वाला क्या हुआ? तो गांधी जी हमेशा बकरी के दूध पिया करते, मैं बकरी का दूध पीऊंगा। तो दूध वाला क्या हुआ? उनका हाँ वो हमें सब पता है, आप क्या समझते हैं हमें पता नहीं है कि बापू बकरी का दूध पीते हैं, इसलिए यहाँ पर अपने एक भैया है उनके घर पे बकरी है, वहां से दूध लेके आ जाएंगे। कल लेके आओगे? हाँ ओबीसी बात है। तो क्या पता वो सुबह निकाल के रखे और आपको दे दे, फिर बापू दोपहर के अंदर पिए, तो बापू का तो पेट खराब हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे नहीं, बापू को जब आवश्यकता होती है उसी टाइम हाथों हाथ बकरी को दूध के और दूध देना पड़ता है। तो क्या किया जाए अब? तो शरद चंद्र बोस ने कहा कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बकरी हम ले आएंगे और यही बांध लेंगे, और जब भी आवश्यकता हो आप बता देना, हाथों हाथ दूध के बापू को दूध पिला देंगे भाई। उसका दही बापू उसका खाते हैं, दही जमा देंगे। नहीं दही खाते लिटरली बापू बकरी के दूध का दही खाया करते। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए थे, बकरी लेके गए साथ। लंदन गए थे तो भी बकरी साथ में लेके गए थे। तो क्या वो कर देंगे व्यवस्था पूरी। तो मणिलाल कोठरी ने वापस कहा महादेव सेन का एक बकरी बांधोगी केवल। यार क्या वो एक दिन बीमार हुई, मान लो वो बकरी बीमार हुई और उस बीमार बकरी का दूध बापू को पिला दिया, तो यार देश के लिए जरूरत है बापू की, ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या करें, उनका 10 बकरियां बांधो कम से कम, और मैं बताऊंगा कौन सी बकरी का दूध निकालना है और फिर उस बकरी का दूध पिलाना है। तो बाद में 10 बकरियां लेके आए शरद चंद्र बोस। तो जब वो महादेव देसाई वहां से चले गए तो विभावरी भाभी अपने पति को कहती है कि सरोजनी नायडू सही कहती है, बापू की सादगी महंगी है, बापू की सादगी। तो ये जो फर्जीवाड़े है ना कि हम सादगीपूर्ण जीवन जिएंगे, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर भारत की जनता इनसे राजी होती है। गांधी जी के टाइम राजी थी, इसी व्यवस्था को ठीक ढंग से पकड़ा अरविंद केजरीवाल ने। इससे ज्यादा गलत चीज कुछ ही नहीं हो सकती, ये सादगी 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 वाली करने। जब नए नए मुख्यमंत्री बने, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं वेगनार वेगनार गाड़ी खुद के पास, मैं वेगनार के अंदर आऊंगा, मैं मेट्रो में बैठ के आऊंगा, मैं बड़ी गाड़ी के अंदर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? आप महंगी से महंगी गाड़ी में आओ, आप दिल्ली के सीएम हो। आप यदि वेगनर के अंदर आएंगे, गाजियाबाद में आपका, मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, आपका घर गाजियाबाद में, गाजियाबाद से यदि छोटी गाड़ी लेके यदि आप आओगे, वो 60 की स्पीड में गैस वाली धीरे धीरे चलती आएगी, आपके सीएम हाउस तक पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। हम चाहते हैं आपके पास बहुत महंगी गाड़ी हो, ताकि आपकी गाड़ी, आप सरकारी आवास में रहो, यहीं पे रहो, और आपकी गाड़ी आपको 5 मिनट में सीएम हाउस छोड़ दे, ताकि आप दिल्ली की जनता के लिए जितने अच्छे काम करने हैं वो कर सको। आपका टाइम आने जाने में बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप सामान्य नागरिक नहीं हो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो। मैं आम जनता की तरह जीऊं। अरे आम जनता की तरह जीना तो मुख्यमंत्री क्यों बनना है तुझे? फिर बैठ आम जनता की तरह, दुकान खोलो, परचून की बेचो, नौकरी करो, 9 से 5 की, घर जाओ। फिर आप आम जनता की तरह नहीं जीत सकते, आप सीएम, आपके सीएम की तरह रहना पड़ेगा। और आपकी गाड़ी खूब महंगी होनी चाहिए, बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, ताकि कोई गोलियां भी चला दे लगे नहीं आपके, आप सीएम हो। कल को आपको किडनैप करके ले गया, आप सिक्योरिटी ने को किडनैप करके ले गया, तो पूरे देश की आफत आ जाएगी, 4 आतंकवादी छुड़ाएंगे आपके बदले में। पर ऐसी चीजें हम में से कोई नहीं सोचता। अरे ये देखो डाउन टू अर्थ आदमी, सिक्योरिटी नहीं लेते। ये सिद्धू मूसेवाले की हत्या क्या उस सिक्योरिटी का परिणाम नहीं है? कि आपने, भाई मैं तो कहता हूं वो आदमी कैसा होगा कैसा नहीं होगा उस पर मत जाइए कि कौन था। आपने कहा सिंगर था, सिंगर को क्यों सिक्योरिटी देनी है, प्लांट टिकट। इन्होंने पहले उसको थ्रेड था, सिक्योरिटी मुख्यमंत्री नहीं देता, सिक्योरिटी सुरक्षा एजेंसियां देती है। सुरक्षा एजेंसियां बताती है कि किस आदमी को कितना थ्रेट है, उस थ्रेट के अनुसार उसको सुरक्षा मिलती है। तो अपने पढ़ते हैं एक्स सुरक्षा, वाई, जेड, जेड प्लस, जेड प्लस प्लस, क्या है ये? कोई तो जारी करता होगा, कोई तो बताता होगा कि इस आदमी को इतना खतरा है, इसके साथ 1 बॉडीगार्ड रख दो, इसके साथ ज्यादा हो सकता है, इसके साथ 2 रखो, और ज्यादा हो सकता है 10 रखो, सबके। इन्होंने पहले तो क्या किया, उस सादगी सादगी के चक्कर में इन्होंने पहले कहा हम किसी को भी सिक्योरिटी नहीं देंगे। ये वीआईपी को मिली हुई सिक्योरिटी, और यहाँ पे लगे हुए 4,000 पुलिस वाले, ये 4,000 पुलिस वाले जनता के अंदर जाएंगे तो कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
फिर सबसे बड़ी मूर्खता यह कि लिस्ट जारी की अखबार के अंदर जिसमें बताया कि हमने किस किस की सिक्योरिटी हटाई है। गोपनीयता होती है किसी चीज की, आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं कोई चीज और ऐसे नहीं बता सकते हैं। इन्होंने लिस्ट जारी की, आप फलान जी फलान जी फलान जी की हटा दी। अब जिसको मारना उसको तो पता है ना, वो यही तो टो रहे थे। मतलब सरकार जासूस है। एक तो बंदा आपके पीछे जासूस लगाता है, भाई पता लगाओ रे इसका कब निकलता है घर से बाहर, कब नहीं निकलता, कब सिक्योरिटी होती है, कब सिक्योरिटी नहीं होती। यहां सरकार करिए, हम भेज रहे हैं सूचना, चिंता ही मत कर, और हम सूचना दे रहे हैं कल से इस आदमी के पास में सिक्योरिटी नहीं, वो दूसरे दिन सल्टा गया। इसलिए सादगी की बातें होनी नहीं चाहिए। मेरे तो ये भी कभी समझ में नहीं आया, और अपने में से तैयारी करने वाले बच्चे भी कई बार इन चीजों के फैन हो जाते हैं कि लाल बत्ती हटा देनी चाहिए, ये कलेक्टर वगैरह के लाल बत्ती, अरे क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। किस बात की? आम जनता, अरे नहीं है वो आम, क्या है आम जनता है? आम जनता कुछ ही नहीं कर सकती। कलेक्टर 10,000 लोगों का भला करता है डेली, 1,000 लोगों का भला करता है डेली। मैं तो इसका भी बड़ा समर्थक रहता हूं कि लाल बत्ती के ऊपर जब वीआईपी निकले तो बाकी जनता को खड़ा रखो, केवल उसकी गाड़ी का मूवमेंट हो। और ये आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आप एसडीएम बनोगे कि भाई आपके लिए रास्ता खाली होना चाहिए। कि एक कलेक्टर है, एक कलेक्टर सुबह 9 बजे अपने ऑफिस गया, शाम को 7 बजे तक माथा पच्ची करता है, अलग अलग प्रकार के कई काम करता है। अब चाहिए कि 7 बजे वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, वो ट्रैफिक जाम में ना फंसे, ताकि उसका दिमाग फ्रेश रहे, आराम से जाके सो जाए, अगले दिन आके उतनी एनर्जी के साथ वापस काम कर सके। इसके लिए यदि बाकी जनता 10 मिनट तक लाइन के अंदर खड़ी है तो खड़ी रहे। बाकी जनता को जनसंख्या वृद्धि के अलावा बाकी काम नहीं है। क्या करना है तुम्हें? घर जाके थोड़ा रोको इनको, ताकि उधर भी कंट्रोल होगा। इसलिए लाल बत्तियों पे खड़ा किया जाए कि खड़े रहो। तो मुझे इसमें तो कभी गुस्सा नहीं आया कि लाल बत्ती पे खड़े क्यों खड़े, वीआईपी मूवमेंट होना, हाँ रुकना चाहिए। यदि सीएम की गाड़ियां जा रही है, यदि डिप्टी सीएम जा रहा है, यदि मंत्री जी जा रहे हैं, यदि कलेक्टर जा रहा है, तो रोको, बाकी निकालो, थोड़ी व्यवस्था उसकी प्रॉपर हो जाए, बाकी इनको निकाला जाए। और भीड़ के अंदर निकालो, अगर कोई भीड़ में सल्टा गया गाड़ी की देखे तो बेहद जरूरी होता है किसी देश के लिए। फिर कोई आकर देता है, यूरोप में ऐसा नहीं होता है, कोई एक आधे देश का उदाहरण लाके देता है, वहां का मुख्यमंत्री साइकिल पे आ रहा है, अरे उनकी जनसंख्या 37,500 है, एक एक आदमी को जानते हैं वो कि आज फलान जी घर से बाहर निकले तब बनियान के अंदर थे। वहां कोई बता, यहां मान का दिन दूना रात चौगना यार, किसी आदमी को पहचान ही नहीं पाओगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे। जॉर्ज बुश था, अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश का एक बार अखबार के अंदर एक फोटो छपा जिसमें जॉर्ज बुश कार धो रहा है। क्या धो रहा है? कार धोते हुए उसकी फोटो। तब वो अमेरिका का राष्ट्रपति था, ऑन ड्यूटी था। अगले दिन अमेरिका की मीडिया ने धज्जियां उड़ा दी जॉर्ज बुश की, शर्म नहीं आती, और एक कार धोने जैसा काम करता है तो। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इतना टाइम पड़ा कि कार धोएगा? कार धोनी है ना तो सर्विस सेंटर खोल, पर वहां हम और कार ला के देंगे, वो और धोया कर तू बैठा। अब तू कार धोने के लिए नौकर रख, 4 रख, 10 रख, तू नहीं करेगा। तू ये 5 मिनट भी लगाता है, 5 मिनट अमेरिका के हित में सोच, क्या किया जा सकता, केवल वो सोच। अगले दिन जॉर्ज बुश ने माफी मांगी, गलती भी धूड़ खाई, आंदा से नहीं दूंगा तो तुम्हें बताऊंगा नहीं। मैं कहूं वो का वो फोटो भारत में यदि किसी नेता का छप जाए, उस फोटो से भारत का नेता 2 चुनाव जीत जाए। डाउन टू अर्थ है। लालू प्रसाद यादव का मुझे याद है, खूब साल पहले एक फोटो जिसमें भैंसों का दूध दूध है, कितने डाउन टू अर्थ है, खुद ही भैंसों का दूध दूते हैं। तो फिर डेयरी फार्म खोल ले, 10 एक गायें और ले आए, उनका और करना शुरू कर दे। तो ये सादगी वाली बातें बेहद बकवास है। और कम से कम आप तो तैयारी करने वाले, आप तो क्या करो, हाँ लाल बत्ती होनी चाहिए, पर हम कलेक्टर लगे हैं उसके बाद खड़ा रखो, सबको खड़ा रखो। 3 साल माथा पच्ची की तब जाके एटीएम बने, इसलिए हमें फील होना चाहिए कि हाँ हम स्पेशल हैं, बाकी स्पेशल नहीं है, हमें निकलना चाहिए। और ये जरूरी है, आप जब उस व्यवस्था में घुसोगे तब लगेगा नहीं यार, आपका दिमाग सही रहना बेहद बेहद जरूरी है। एक प्रशासनिक अधिकारी सही काम तभी कर पाएगा जब बाकी दीन दुनिया से बेखबर रहे, वरना उसको लगता है यार 7-8 बजे फ्री होके जा रहा है, अब ट्रैफिक जाम में खड़ा है 1.5 घंटे बाद जाके कब पड़ेगा वो जाके, उसके बाद में। और फिर सिविल सेवा है, नौकरी नहीं, कभी बुला लेंगे आपको। हो सकता है आप जाके 9 बजे यूं जूते खोल कर यूं थोड़े से पड़े हो, इतने में फोन आता है कि साहब वो गांव के अंदर से रोड निकल रही है और वहां पर जो किसान है वो रोड निकलने नहीं दे रहे, वो कह रहे हम जमीन नहीं देंगे यहाँ की, और आप आओ। आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको रात के 9 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वहीं खड़ा रहना पड़ेगा जब तक वो रोड का काम ना हो जाए।
और आपको पता है कि सुबह 7 बजे कलेक्टर की वीसी है और मैं एसडीएम हूं, मेरे को वीसी के अंदर हाजिर होना पड़ेगा, कोट पैंट समेत हाजिर होना पड़ेगा। ये नहीं घर पे बैठे बैठे मुंह उठा के कहा कलेक्टर साहब रेड लेड था थोड़ा रात को। और उसके अंदर वो अभी एक वीडियो वायरल नहीं हो रहा जज साहब का है, जिसमें जज साहब ये कोट पैंट क्यों नहीं पहन के आए। वो आईएएस नहीं, वो सेक्रेटरी लेवल का बहुत बड़ा अधिकारी है बेचारा, उसको वो एक आदमी आगे फालतू में डायलॉग सुना के चला गया। जज साहब के बेटे बेटे जी में जज साहब ने डायलॉग सुना दिया। तो उस व्यवस्था के अंदर जाते हो तब आपको समझ में आता है कि नहीं यार, स्पेशल आदमी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। पर भारत में ऐसी बात करते ही आप देशद्रोही हो, इस प्रकार की बात करते हो। ये देखिए इन्हीं लोगों की वजह से डूब रहा है देश। यही कुछ लोगों को फील करवाते हैं वीआईपी, जबकि होना चाहिए कि भाई जो है वो वह है, व्यवस्था है। ये थ्रेट वाला इतना भयंकर चीज है। रूबिया का अपहरण हुआ था 1999 में। सईद मोहम्मद मुफ्ती देश के गृह मंत्री थे, कश्मीर के नेता थे। कश्मीर में आतंकियों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। रूबिया सईदी नाम था, उसका अपहरण कर लिया। आतंकवादी छोड़ने पड़े हमें। तो मुख्यमंत्री के तो नेताओं के तो पूरे परिवार को रहना चाहिए सिक्योरिटी का। किसी को उठा के ले जाएंगे तो बाद में थ्रेट उत्पन्न हो जाएगा। और अपना देश इस मामले में इतना लुलपुंज देश है कि किसी का भी हो गया और यदि टीवी पर इस प्रकार की न्यूज आ गई, पूरा देश ही कहेगा छोड़ दो, सबको छोड़ दो, जान बचनी चाहिए, जान बचनी चाहिए। ये जान बचने वाला काम भी बड़ा भयंकर सा आपने अभिनंदन अभिनंदन ही था, अभिनंदन वाला ही हुआ था ना। अभिनंदन वाला मामला हमारा पूरा देश था, अभिनंदन को छुड़ाओ, युद्ध बंद कर दो, अभिनंदन को छुड़ाओ, युद्ध बंद कर दो। क्यों युद्ध बंद किया जाए? फौजी का काम ये होता है लड़ना, वो पकड़ा भी जाएगा मारा भी जाएगा। नहीं बंद किया जाना चाहिए। मार देंगे अभिनंदन को तो फौज का मतलब यही होता है, मर सकता है। एक आदमी जाए उसके लिए युद्ध बंद नहीं किया जाए। हिसाब तो यह कहता है, फौज का डिसिप्लिन तो यह कहता है। लेकिन भारत सारी जनता, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। हमारा एक बेटा गया हुआ है, उस बेटे को बचाना जरूरी है। भले ही तुम सब कुछ बंद कर दो तो बचाओ फिर बेटा को। बाद में सुरक्षा को इसी प्रकार से थ्रेट होते रहेंगे। वरना करियप्पा सर को याद किया जाना चाहिए। भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे के.एम. करियप्पा। 71 वाली वॉर में अपने कुछ एयरफोर्स के जवान पाकिस्तान ने पकड़ लिए थे। 71 वालों में खूब सारे पकड़े गए, उधर पकड़े गए। तो उधर वो एक जो पकड़े गए जवान, उनके अंदर एक करियप्पा का बेटा था। करियप्पा आजाद भारत से पहले, जब भारत और पाकिस्तान एक थे तब, और वो अफसर लगे हुए थे, तो पाकिस्तान वाले भी करियप्पा को जानते थे। और फौज का ये रूल होता है कि फौज हमेशा अपने अफसर की खूब कदर करता है। तो पाकिस्तान की फौज भी करियप्पा का बहुत सम्मान किया करती थी। और पाकिस्तान के जब अफसरों को पता चला कि सर करियप्पा के बेटे हैं, तो वो जागे, उन्होंने कहा अरे 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 आपको हम गलती से पकड़ ले यार, हमें पता नहीं था करियप्पा सर के बेटे हो। और हाथों हाथ करियप्पा सर को फोन मिला। करियप्पा सर तब तक रिटायर हो चुके थे, अपने घर पे ही थे। उनको फोन मिला, कहा सर सॉरी, वो अब युद्ध में तो पकड़े जाते ही हैं, आपको पता ही यार, हमने आपके इंडिया के कुछ सोल्जर पकड़े, उनमें आपका एक बेटा भी है, आपका बेटा अफसर है, जिसको पकड़ लिया, और सर हम आपके बेटे को रिहा कर रहे हैं। करियप्पा का वापस जवाब था कि मेरे बेटे को या सबको? नहीं सर सबको तो नहीं करेंगे, आपके बेटे को छोड़ नहीं करना। बाकी मरेंगे तो बेटा भी मर जाएगा, यदि बाकी छोड़ेंगे तो बेटा भी छूट जाएगा, एक अकेले को नहीं छोड़ना। मिलिट्री नेसेसिटी यही कहती है, पकड़े भी जा सकते हो, अब मारे भी जा सकते हो। जो फौज के अंदर खड़ा वो ये सब बातें जानता है, वो अपनी सब चीजों के लिए तैयार है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पर भारत में इस प्रकार की खूब सारी बातें आ जाएगी। इसलिए कई बार कई चीजें बेहद सोच समझ के होती है कि लड़कियों को फ्रंट पे नहीं भेजना फौज में। जेंडर बाइसनेस नहीं है वो। आप ऐसे देश के खिलाफ लड़ रहे हो जिस देश की कोई मोरल वैल्यू नहीं है। लड़कियां यदि फ्रंट पे जाके लड़ेगी, उस दिन यदि कभी आपकी लड़कियां पकड़ ली गई, वो लड़की तो जानती है कि मुझे पकड़ लिया गया तो मेरे साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया जा सकता है। आपका देश नहीं जानता। और उसमें आपका सबसे बकवास ये मीडिया, ये 24 घंटे दिखाएगा देश की बेटी के साथ क्या क्या हो रहा होगा वहां पर। क्या आत्मा नहीं तड़प रही है? सोचिए यदि आपके घर की बेटी होती तो क्या होता। उस बेटी को छुड़ाने के लिए पता नहीं कितने आतंकवादी रिहा करने पड़ जाएंगे। जब एक अभिनंदन वाले मामले में अपने घुटनों पर आ गए थे, तो लड़की वाला मामला होगा तो अपने और होंगे। और लड़की वाले मामले में तो जितना बुरा किया जा सकता उतना बुरा करेंगे वो लोग। हो सकता है जब आपको वापस लाश मिले तो आपको पता चले यार पता नहीं कितनी बार बलात्कार हुआ होगा इस लाश का, कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए सोच समझ के, हर जगह जेंडर नहीं होता है। जैसे आप बराबरी कहते हैं, हाँ बराबरी है, सब जगह दिया जाना चाहिए, मिलिट्री के अंदर लिया जाना चाहिए, लड़कियों को खूब सारा लिया जाना चाहिए। फ्रंट ओपन करने की जगह अभी नहीं है। जिस दिन समाज मेच्योर होगा उस दिन फ्रंट ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लड़कियां अच्छी लड़ नहीं सकती, इसका मतलब कतई नहीं है कि लड़कियां बराबर नहीं, लड़कियां उतनी की उतनी अच्छी है, पर आपका देश मेच्योर नहीं है। और उसमें आपका मीडिया सबसे बकवास, सबसे बुरा मीडिया है आपका।
ये तो वो महिला, मुझे तो गुस्सा आता है कि उसको अभी तक जिंदा क्यों रख रखा, बरखा दत्त। 99 का पूरा वॉर में यार पता नहीं कितने सैनिक शहीद करवाए उस महिला ने। 99 का वॉर चल रहा है, वो महिला रिपोर्टिंग करने के लिए चली गई वहां युद्ध स्थल पे, जहां युद्ध चल रहा है वहां से रिपोर्टिंग कर रही है वो महिला। उसको इसके लिए मेडल और मिले हैं, युद्ध के बीच जाके कर रही थी रिपोर्टिंग, उन्हें सब कुछ बताया, वो वहां रिपोर्टिंग कर रही। ये है हमारी एक चौकी, देखिए हालात, केवल 9 फौजी हैं हमारे यहां पर, क्या पाकिस्तान आ जाएगा तो कब्जा नहीं कर लेगा? पाकिस्तान को बैठे बैठे पता चला अच्छा 9 ही है, तो नहीं किया तो कब्जा किया। हथियारों की हालत कितनी खराब, नहीं बचे हमारे पास में हथियार, उनको और पता चल रहेगा इस जगह पे हथियार नहीं है। यदि 99 में अपने फौजी ज्यादा शहीद हुए, उनका एक बड़ा कारण ये मीडिया है। 2008 का ताज, 2008 वाला ताज अपने कैसे ही कंट्रोल के अंदर ले यार, 5 आदमियों ने पूरी बॉम्बे बंद कर बना के रख ली यार। ये आपकी देश की ताकत है, 5-7 आदमी थे, पूरा देश अंगुलियों पे नचा दिया उन लोगों ने। क्या कर लेते यार, कमांडो उतर के मार देते उनका, पर मारे कैसे? इधर कमांडोज उतारे, इधर मीडिया आपका नीचे खड़ा है। वो अभी अभी 7वीं मंजिल की तरफ से गोलियां चलने की आवाज आ रही है और हमारे कमांडो 7वीं मंजिल की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान में उनका हैंडलर कुछ ही नहीं कर रहा था, आपकी टीवी देख रहा था। पाकिस्तान में उनका हैंडलर बैठा बैठा उनकी टीवी से कर रहा था। 7वीं मंजिल पे अपना जो जवान है वो साइड में है, उधर से फायरिंग होगी वापस। 5 जवानों को अपनी पूरी आर्मी मार नहीं पाई, उन्होंने पूरी ताज बंधक बना लिया आपकी, आपकी मीडिया के बलबूते। और पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता था कि अपने कुछ भी करने की आवश्यकता, तुम तो घुस जाओ, बाकी इनका काम मीडिया बहुत सॉल्व कर देगी। कंधार हाईजैक, 99 में कंधार हाईजैक हुआ था, 100-150 के आसपास में आदमी और पाकिस्तान ने उस हवाई जहाज के अंदर गिरफ्तार कर लिए थे। होगा हाईजैक होगा, उसमें होंगे गिरफ्तार, और आतंकवादियों ने कहा कि हम मारेंगे इनको सबको, वरना हमारे 50 आतंकवादी, और 50 के 80-90 मांगे उन्होंने, हमारे 80-90 छोड़े जाए। सरकार दबाव बनाती उन पे, सरकार प्रेशर डलवाती उन पे। इतने से पहले मीडिया चला गया, जो जो वहां पर हाईजैक थे उन लोगों के घरों पर। यही है वो घर जिनका बेटा है कंधार के अंदर हाईजैक। क्या कहेगी उनकी मां? कौन सी मां है जो ये कहेगी गोली मार दो उसको? मां सामान्यतः रोएगी, ऑब्वियस सी बात। आप मां हूं तो उस जगह पे यही दुखी प्रकट होगा, और क्या होगा, और मेरा बेटा वापस आ जाना चाहिए, कैसे भी वापस आ जाना चाहिए। लड़ाई भारत पाकिस्तान की, मेरे बेटे की थोड़ी है, मेरे बेटे क्यों लगे? ये देखिए क्या है जनता के उद्गार, लड़ाई हो बंद लेकिन बेटा आए वापस। ऐसा 150 परिवारों को रोते रोते दिखाया। पूरे देश में माहौल था कि कितने भी छोड़ दो आतंकवादी, हमारा जहाज वापस लाओ, हमारे एक भी नागरिक को कुछ भी नहीं होना चाहिए, छोड़ दो, सबको छोड़ दो, क्या हो जाएगा, वापस पकड़ लेंगे, एक बार अपने नागरिकों को वापस लाओ। सरकार बार्गेनिंग नहीं कर पाई उनसे, सरकार को बार्गेनिंग करती करती हम इतने छोड़ेंगे इतने नहीं छोड़ेंगे, फाइनली भी 3 छोड़ने पड़े, जिनके अंदर एक मसूद अजहर छोड़ना पड़ा। और मसूद अजहर ने बाद में आपका लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद बनाए हैं। 1999 के बाद के आपके सारे हमले इन 2 संगठनों ने किए हैं। एक एक हाईजैक, एक मीडिया की वो बाइट्स, आपके कितने लोग मरे हैं? 144 बचा के लाए थे, उसके बाद आपने 4-5 हजार सीधे सीधे हमलों में खो दिए होंगे। और 2008 तक तो आपकी ये हालत थी कि आप घर से जब बाहर निकलते थे तो पता नहीं था कि शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे। पति पत्नी को कह के जाता था कि अंतिम बार देख सकती हो तुम, शाम का ज्यादा भरोसा नहीं है, लौटूंगा नहीं। कहीं बम फट रहा था आपके, चांदपोल पे हनुमान जी के मंदिर में बम फूट गया, आप रोड पे बम फूट गया, आपके घर के बाहर साइकिल खड़ी है, साइकिल पे बम फूट गया था आपका, क्योंकि उनके संगठन हावी हो गए। वो बाहर एक मास्टरमाइंड निकला, उसने नचा के रख दिया आपको, केवल आपकी मीडिया के बलबूते। इसलिए इन सस्ती लोकप्रियता में कभी नहीं आना। ये केजरीवाल जैसी सस्ती लोकप्रियता से देश बचाए, मैं कहता हूं इससे अच्छी कांग्रेस लाख गुना अच्छी है, कांग्रेस को वोट दिए जाए, कांग्रेस सर्वाइव करे देश के अंदर। मैं इससे बड़ा यूं अजीब लगता है यार, कांग्रेस मर रही है, कांग्रेस मरनी नहीं चाहिए। रीजनल पार्टी से कांग्रेस लाख गुना अच्छी है। राष्ट्रीय पार्टी कितनी भी निकम्मी, कितनी भी भ्रष्ट हो जाएगी, देश के साथ सीधी सीधी गद्दारी नहीं करेगी, सुरक्षा के मामलों में देश को खतरा ज्यादा नहीं पहुंचाएगी। रीजनल पार्टीज का लोचा है, इन पार्टियों के अंदर परिवारवाद और बाकी चीजें इतनी हावी रहती है, या केजरीवाल जैसी सस्ती लोकप्रियता इतनी हावी रहती है कि बर्बाद होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जीतना भयंकर थ्रेट है, केवल डेमोक्रेसी की जीत ना समझी जाए इनको। बॉर्डर एरिया का है पंजाब, पंजाब दिल्ली नहीं है कि एक नगर निगम हो। दिल्ली एक नगर निगम है, वहां किसी की गवर्नमेंट है जो कुछ ही फर्क नहीं। मैं वो केजरीवाल जिंदाबाद रहे, 100 साल रहे केजरीवाल दिल्ली में, और किसी की सरकार आनी नहीं चाहिए, केजरीवाल जीतता रहे, 100 साल वही रहे। दिल्ली का मुख्यमंत्री मेयर होता है, मेयर बनता रहे। ऐसे राज्यों में नहीं,
बॉर्डर एरियाज के अंदर। इससे कांग्रेस लाख गुना अच्छी थी। कैप्टन अमरिंदर इस मामले में बीजेपी से भी भयंकर गुना अच्छा रहा। राष्ट्रवाद का बीजेपी ठेका लेके घूमती रहती है, पर उस आदमी के कई स्टैंड थे, भयंकर क्लियर थे। कनाडा का राष्ट्रपति आया था, भारत सरकार स्वागत करने के लिए गई थी। 2 मंत्री आए थे कनाडा के, भारत सरकार ने उनका स्वागत किया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा नहीं जाऊंगा, ये खालिस्तानी है, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, मैं पंजाब का सीएम हूं, इनको जाके स्वागत कैसे कर सकता हूं। तब भारत बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी वालों का हम जा रहे हैं भारत, तुम जा रहे होंगे, मैं जानता हूं, पंजाब में रहता हूं, मैं जानता हूं खालिस्तान क्या चीज है, नहीं करूंगा इनका स्वागत, आपको जो एक्शन लेना हो ले लेना। ये जब कॉरिडोर खोला था आपका, गलत कर रहे हो तुम, मत कीजिए ऐसे। कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे ना थोड़ी साल गुरुद्वारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन किधर से आ रहा है किधर जा रहा है पता नहीं चलेगा तुम्हें। बंद कीजिए तुम्हारे भाईचारे। इस भाईचारे में तुम तो हो, वो तो है तुम्हारे भाई, और तुम हो उनका चारा। खा जाएंगे चारे को उस दिन जिसके दिन दिमाग में आएगी। तो ये सस्ती लोकप्रियता है, पर पूरी दुनिया में सस्ती लोकप्रियता का दौर है। इमरान खान सेम डायलॉग दे के आया था, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आया, सेम डायलॉग दे के आया था। अपने केजरीवाल है तो सेम डायलॉग, ये सस्ती लोकप्रियता वाले डायलॉग है। ये गांधी जी से लेके अब तक ये सस्ती लोकप्रियता हावी रही है। जो जो लोग ये सस्ती लोकप्रियता, इस प्रकार की लोकप्रियता के चक्कर में आ जाते हैं या करते हैं वो, और इनको केवल यही चीज आती। हम कई बार बात करते हैं, पिछली बार अपने बीजेपी गवर्नमेंट ने विवेकानंद मॉडल स्कूल बनाए थे, है ना। इस बार अपने गहलोत सरकार बना रही महात्मा गांधी स्कूल, बेहतरीन स्कूल है वो, हद नहीं जिनकी। दिल्ली ने 10 स्कूल बनाए, उसमें हर कोई आगे डायलॉग दे देता है एजुकेशन रिफॉर्म्स। केजरीवाल जैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स कोई नहीं कर सकता। दिल्ली एक शहर है, जयपुर, एक शहर में 10 स्कूल बना दिए और उनके फोटो दिखा दिए। यहां पूरे राज्य में बने, जगह जगह बने। न तो बीजेपी ने कभी कहा कि हमने विवेकानंद स्कूल बनाए और उनकी फोटो दिखाई, न कांग्रेस ने कभी कहा कि हमने महात्मा गांधी बनाए। क्या करना है, सरकार का काम है ये काम करना, कर रही है। सिंपल सी बात है, इसमें किस बात का प्रचार प्रसार है। उस एक मनीष सिसोदिया, कोई हर कोई आदमी नहीं, एजुकेशन में मानना पड़ेगा आपको, और कोई चीज में मानो क्या मानने, एजुकेशन में क्या मानना है। उसके जैसे स्कूल कहीं नहीं है, अपने वाले स्कूल लाख गुना अच्छे हैं। बीच में दिन विजय सरन बता रहे थे, हालात ये थे कि अपने जब इन प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं होता ना, सेंट टाइप वाले स्कूल, तो पैसे वाले लोगों ने इन सरकारी में भेजने शुरू कर दिए थे कि विवेकानंद में महात्मा गांधी में एडमिशन हो जाए। अपने एजुकेशन की अंदर उनकी व्यवस्था की सबकी हालत ये थी, पर सस्ती लोकप्रियता नहीं। वहां उस आदमी को सस्ती लोकप्रियता लेनी आती है। यह है भारत अभी तक इस मामले में नहीं सुधरा। गांधी से लेके अब तक ये लोकप्रियता वाला मामला एकदम ढंग से चल रहा है। आपने कोई भी आदमी इस प्रकार की 4 बातें, फ्री वाली चीजें कोई दिखा के कुछ ही करके उड़ा ले अपने, तो अजीब सी चीजें हैं। तो बापू जमनालाल बजाज के एकदम फैन, जमनालाल बजाज बापू का फैन, बापू जमनालाल बजाज को सपोर्ट करे, जमनालाल बजाज बापू को सपोर्ट करे। तो पहला अधिवेशन हो रहा था तो जमनालाल बजाज ने बापू कहा कि बापू आप चलो अधिवेशन में। बापू ने कहा ना, रियासत वाले मामलों में मैं आज जाऊंगा कल जाऊंगा। उसने कहा फिर चेकबुक कैंसिल, अगली मीटिंग फिर कैसे ली जाएगी।